स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में आपकी बहुत सारी जो नवीन इच्छाएं हैं वो पूरी हों, एक नया कारवा बने। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस क्लास को, जो कि बिल्कुल नया क्लास है। और जितने भी डीएलएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर, और साथ ही प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हमारे शिक्षक बंधुओं के बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर ये डीएलएड के डिटेल क्लासेस मैं ला रहा हूँ, जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और साथ ही आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई जाएगी। तो यहाँ पे F1 हमारा फर्स्ट बुक होता है डीएलएड के अंदर, ठीक है, जिसका नाम है समाज, शिक्षा और पाठचर्या की समझ। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ योर डीएलएड फर्स्ट ईयर। और इस बुक के अंदर क्या क्या पढ़ना है इसकी चर्चा करेंगे। और इसमें जो सबसे पहली इकाई है, आइए सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। इकाई 1 जो है, इसका शीर्षक है बच्चे, बचपन और समाज। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपके डीएलएड के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। ठीक है, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, मैं उन प्रश्नों को भी दिखाऊंगा। और हमारा ये जो क्लास होगा, इस क्लास में आपके उन सभी सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे एक बात और है कि जो प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप जब उसका सिलेबस देखिएगा तो जीएस का तो सिलेबस 75 नंबर का है ही, डीएलएड का जो 75 नंबर का सिलेबस है उसमें जो सबसे पहली इकाई है और उसका सबसे पहला टॉपिक यही है, बच्चे, बचपन और समाज ही है। तो ये F1 के बुक से हूबहू लिया गया टॉपिक है और इसमें जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन्हीं से प्रश्न बनाए जाएंगे। तो समझ लीजिए, बढ़िया से इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चे तथा बचपन। हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए कि बच्चे हम किन्हें कहते हैं, बचपन क्या होती है, बचपन की अवधारणा की समझ होनी चाहिए। क्योंकि जब एज ए टीचर आप बच्चों के बीच में जाएंगे तो आपकी समझ होनी चाहिए कि हम किन्हें पढ़ाने के लिए आए हैं, हम किनको शिक्षित करने के लिए आए हैं, हम किन्हें ज्ञान देने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आपका इंटरेक्शन बच्चों के साथ होगा तो बच्चों के अलग अलग परिवेश होते हैं, उनके साथ अलग अलग कंडीशंस होते हैं। तो उनके कंडीशंस को समझना, उनकी परिस्थितियों को समझना एज ए टीचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें बच्चे तथा बचपन के संदर्भ में उसका सामाजिक संदर्भ लेंगे, उसका सांस्कृतिक संदर्भ लेंगे और साथ ही उसकी ऐतिहासिक समझ भी देखेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा है समाजीकरण की समझ। समाजीकरण की समझ होनी चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे एक बच्चा सामाजिक परिवेश में जन्म लेने के बाद उसका समाजीकरण कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, इन सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो इसमें समाजीकरण की अवधारणा, उसके समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और विविध संदर्भ, इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे समझना है। इसके बाद हमारा तीसरा जो टॉपिक है बच्चों का समाजीकरण। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो फिर उनका समाजीकरण किस प्रकार से होता है, माता पिता का क्या रोल रहता है, उनके परिवार का क्या रोल रहता है, पड़ोस की भूमिका किस प्रकार की होती है, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका क्या होती है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक है बाल अधिकारों का संदर्भ, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाल अधिकार में कौन कौन से बाल अधिकार संविधान ने दिए हैं, बाद में संविधान के अलावा और कौन कौन से बाल अधिकार हैं जो बच्चों को मुख्य धारा से शामिल करने में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। और इसमें खास करके उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ कहा गया है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। टॉपिक्स की ओर बढ़ें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप डीएलएड के पिछले साल पूछे गए प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि कौन कौन से प्रश्न आपके डीएलएड में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, ताकि आपकी समझ बन जाए कि किस प्रकार से प्रश्नों का रिपीटिशन होता है और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहले उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं।
समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2022, यानी कि जो पिछले साल एग्जाम हुआ है वहाँ पे ये सवाल पूछा गया है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के समाजीकरण को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक स्तर के समाजीकरण क्या होते हैं, क्लासेस में हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके समझ में ये बातें आ जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि चूंकि सारे प्रश्न जो है आपके सब्जेक्टिव रहेंगे और क्वेश्चंस की दो कैटेगरी हैं, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे शॉर्ट टाइप में ये सारे सवाल पूछे गए हैं जो कि आपको कम से कम 100 से 150 शब्दों में लिखने होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है, वर्णन करें। ये सवाल भी 2022 में ही पूछा गया है। चौथा है समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जितने टॉपिक्स हैं इकाई फर्स्ट में उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सभी समाज के लिए बच्चों का बचपन महत्वपूर्ण होता है, क्यों, स्पष्ट करें। ये सवाल 2021 में पूछा गया है, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। क्या विद्यालय भी बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्पष्ट करें। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, फिर समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ये भी रिपीट हो गया। ठीक है, तो समाजीकरण की अवधारणा, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका, समाजीकरण की प्रक्रिया, ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको आज की इस क्लास में बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो इस प्रश्न में हम जानेंगे कि परिवार की पालन पोषण की विभिन्न शैलियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार से बच्चों के पालन पोषण की अलग अलग शैलियाँ उनके समाजीकरण को प्रभावित करती हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होगा इस प्रश्न में। इसके बाद देखिए 2020 के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका का उल्लेख करें। तो बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका, माता पिता की भूमिका, परिवार की भूमिका, पड़ोस की भूमिका, विद्यालय की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका, इन सभी से सवाल पूछे जाते हैं और कभी कभी अलग अलग वर्षों में अलग अलग टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए प्रमुख बाल अधिकारों का उल्लेख करें। तो ये सवाल भी पीछे पूछा जा चुका है। प्रमुख बाल अधिकार, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा कीजिए। तो ये सवाल फिर से रिपीट यहाँ पे हो गया है। तो आप देखेंगे कि लगभग प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं। समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, तो प्रत्येक वर्ष ये पूछा जा रहा है। विद्यालय के सामाजिक आधार का वर्णन करें, उसी प्रश्न को घुमा करके पूछ दिया गया है। बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन रिपीट किया गया फिर से। विद्यालयों में समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका को पूछ लिया गया है। फिर आगे देखेंगे 2019 में, तो बच्चों के समाजीकरण में उनके माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, स्पष्ट कीजिए। प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में चर्चा कीजिए, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के समाजीकरण को उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, है ना। बच्चों के समाजीकरण में उनके परिवेश और पड़ोस की भूमिका को समझाएं। तो यहाँ पे परिवेश और पड़ोस की भूमिका से सवाल पूछ दिया गया है। बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है। फिर बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की भूमिका को समझाएं। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख करें। इसके बाद है विद्यालय में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में उनके शिक्षकों की भूमिका को उदाहरण सहित वर्णन करें। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था 2019 में। तो शिक्षकों की भूमिका से संबंधित सवाल पूछे गए। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो प्रश्न पूछे गए वो अधिकांशतः प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसकी तैयारी इस प्रकार से करते हैं कि इन सभी प्रश्नों का हम नोट्स बना लेते हैं अपना, तो बिल्कुल हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। और इस क्लास में मेरा पूरा प्रयास रहा है कि इन सभी टॉपिक्स को आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए और इनसे संबंधित जो भी नोट्स होंगे वो आपको लिखा दिए जाए, बिल्कुल नोट करवा दिए जाएँ, ठीक है। तो आइए अब हम क्लास शुरू करेंगे और क्लास शुरू करेंगे
शुरुआत से। तो अब आपने प्रश्नों को देख लिया, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने इकाई 1 में, इसको समझ लिया। आपकी एक समझ बन गई कि मुझे इकाई 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम शुरुआत करेंगे आपके टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल्स की, स्टडी कैसे करनी है, कैसे चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चे तथा बचपन, और इसमें सबसे पहली जो चीज़ हमें समझनी है कि बच्चा कौन है, हम बच्चा कहते किसे हैं। तो एक सामान्य व्यू हम लोग जो लगाते हैं, अपना जो ओपिनियन रखते हैं कि बच्चा वो है जिसका जन्म के बाद से हमारे समाज में उसकी जो वृद्धि है शुरुआत होती है, और एक आयु वर्ग, एक 18 वर्ष तक की आयु को हम मान लेते हैं। ठीक है, चूँकि जन्म से 18 वर्ष तक की आयु को हमें मान लेना है, और मान लेना शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। एक सार्वभौमिक परिभाषा होती है किसी भी चीज़ की तो उसकी मान्यता हो जाती है, लेकिन बच्चे की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं अभी तक बनी है। सार्वभौमिक का मतलब जो पूरे विश्व में मान्य हो। जैसे कि हमारा देश मानता है कि 18 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो बच्चा हैं और उनका यह जीवन काल बचपन कहलाता है। लेकिन किसी अन्य देश में 16 वर्ष तक की ही आयु को माना जाता है, 20 वर्ष तक की आयु को माना जाता है। तो अलग अलग देशों में बचपन की परिभाषा अलग अलग है और वहाँ के दृष्टिकोण उस मामले में अलग हैं, भिन्न हैं। तो इसलिए बच्चे की या फिर बचपन की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, लेकिन हम अपने संदर्भ को देखेंगे, अपने सांस्कृतिक परिवेश को समझते हुए एक अपनी ओर से एक परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि बच्चा कौन है। अमूमन हम किसी को भी कह देते कि अरे वो तो अभी बच्चा है, चाहे उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर ही क्यों ना हो, है ना। अगर आपको किसी चीज़ में कुछ नहीं आता है और सामने वाले व्यक्ति को आता है तो वो आपको क्या कहेगा कि अरे वो तो बच्चा, उसको आता है थोड़े कुछ ना, तो क्या आप बच्चे हैं। यहाँ पे संदर्भ में बातें कह दी जाती हैं, लेकिन अमूमन हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, ये मानते हैं, ये हमारा समाज मानता है कि जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं, मानव हैं, वो बच्चे हैं। ठीक है, और बच्चा हमारे लिए क्या है। एक प्रश्न और भी है कि बच्चा हमारे लिए क्या है। एज ए टीचर आप बच्चे को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में समझते हैं। तो पुराने विद्वानों ने भी कहा है, कहावत आपने सुना होगा कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अगर आपको व्यक्ति को समझना है, मानव को समझना है, तो आप एक बच्चे का अध्ययन कीजिए, और बच्चे का अध्ययन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि व्यक्ति क्या होता है, इंसान क्या होता है। तो हम बच्चे को क्या मानते हैं, बच्चे के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो एज ए टीचर मैं मोटे तौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बातें होंगी मैं उन्हें ही रखूँगा। तो बच्चों को हमें एक संभावना मानना है, प्रत्येक बच्चे में एक संभावना है। हो सकता है कि वो आने वाले समय में एक राजनेता बने, एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, एक सभ्य नागरिक बने। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए वो कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले एक सभ्य नागरिक बने। तो प्रत्येक बच्चा एक संभावना है अपने आप में, और हमें बच्चे को ट्रीट करना है उसी तरह से, उसी नज़रिए से। और बच्चे को ट्रीट करने के लिए हमें बचपन को समझना बेहद ज़रूरी है, और बच्चा बनना भी बेहद ज़रूरी है। तो बच्चा कौन है, इसकी जानकारी के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, आइए इसको समझते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जो यह कहता है कि 0 से यहाँ पे 18 होगा, 8 प्रिंट हो गया है, 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है। भारतीय किशोर न्याय अधिनियम 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को बच्चों के रूप में मान्यता देता है। भारतीय किशोर न्याय अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बच्चे के रूप में मान्यता देता है। इसके बाद है
बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, ये भी 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है 2009, ये कहता है कि 6 से 14 आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो इसके अनुसार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चा कौन है? तो बच्चा वो है जो 14 आयु वर्ग से कम है। तो अलग अलग प्रावधानों में बचपन की मान्यता अलग अलग है। विश्व के विभिन्न देशों में वैधानिक प्रौढ़ता के लिए आयु में अंतर पाया जाता है। अब यहाँ एक शब्द आया, वैधानिक प्रौढ़ता। इसका मतलब क्या होता है? वैधानिक का मतलब क्या होता है? तो वैधानिक का मतलब सामान्यतः उस रूप में लिया जाता है जब एक व्यक्ति उस आयु में पहुंच जाता है जब वह सरकार बनाने में अपना योगदान देने में सक्षम हो जाता है, समर्थ हो जाता है। हमारा समाज यह मान करके चलता है कि इस आयु वर्ग तक पहुंचने के बाद व्यक्ति में इतनी परिपक्वता आ जाती है कि वो एक सरकार के चुनाव में अपना मतदान कर सकता है, अपना विचार रख सकता है। यानी कि सरकार के निर्माण की प्रक्रिया में जब वो शामिल हो जाता है तो उसको वैधानिक प्रौढ़ता की संज्ञा दी जाती है। तो हमारे देश में, भारत में 18 वर्ष इसको लिया गया है। लेकिन ये 18 वर्ष कब किया गया? जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मतदान की आयु 21 वर्ष थी। ठीक है, कितनी थी? 21 वर्ष थी। इसके बाद 1989 में 1989 में 61वां संविधान संशोधन होता है जिसमें इस प्रावधान को बदला गया, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। तो 1989 में जाकर के हमारे देश में भी 18 वर्ष माना गया। पहले माना जाता था कि 21 वर्ष में जाकर के परिपक्वता आती है। बच्चे 21 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तब उनको इतनी समझ आ जाती है कि वो सरकार के चुनाव में अपना योगदान दे सकें, उसमें भाग ले सकें। ईरान में 15 वर्ष थी मतदान की आयु, लेकिन 2007 में वहाँ भी 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो 2007 से पूर्व ईरान में 15 वर्ष आयु थी। तो 15 वर्ष की अवस्था के नीचे जब होते थे तो बच्चे थे, 15 वर्ष की आयु से ऊपर चले गए तो वयस्कावस्था में पहुंच गए। सरकार के निर्माण में वे वैधानिक रूप से भाग लेने लग गए। स्कॉटलैंड में 16 वर्ष आयु है अभी भी, ताइवान में 20 वर्ष है, सिंगापुर में 21 वर्ष है, दक्षिण कोरिया में 19 वर्ष है। तो ये दिखाता है कि अलग अलग देशों में बचपन की मान्यता अलग अलग है ना। तो इसलिए कहा मैंने कि अभी तक बचपन की या बच्चे की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। अब हम अपना नोट्स कैसे बनाएंगे? ठीक है, बच्चे के बारे में हमें लिखना हो, बच्चे एवं बचपन की समझ के बारे में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो हमें इस प्रकार से लिखना है कि बच्चे एक ऐसे संसार में जन्म लेते हैं जिसकी मान्यताएं, मानक, नियम, मूल्य और अपेक्षाएं सामान्यतः पूर्व निर्धारित होती हैं। पूर्व निर्धारित का मतलब है कि पहले से इन सारी चीज़ों की बातें होती हैं। जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं तो इस समाज की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी संस्कृति है, अपने मानक हैं, अपने नियम हैं, अपने मूल्य हैं और अपनी अपेक्षाएं हैं। अब इस समाज में जो बच्चा जन्म लेगा तो उस बच्चे को हमारे समाज की मान्यताओं को, अपेक्षाओं को आगे ले जाना होगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। तो बच्चे के जन्म के समय से ही समाज अपने विभिन्न अभिकरणों जैसे परिवार, समाज के अभिकरण कौन कौन से हैं? तो परिवार, आस पड़ोस, समुदाय, धर्म, संस्कृति, ये सब समाज के अभिकरण हैं। तो परिवार, पास पड़ोस, धर्म आदि के माध्यम से उसके व्यवहार को मार्गदर्शित करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी बच्चे को उसके परिवार के द्वारा, उसके आस पड़ोस के द्वारा उसका मार्गदर्शन शुरू हो जाता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे चलना है,
आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। तो और ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आगे लिखेंगे कि वैसे तो बचपन की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, ठीक है। देयर इज नो एनी यूनिवर्सल डिफिनेशन ऑफ चाइल्ड एंड चाइल्डहुड, लेकिन सामान्यतः युवावस्था प्रारंभ होने से पूर्व की आयु को ही बचपन कहा जाता रहा है, ठीक है। अब युवावस्था जब प्रारंभ हो रहा है तो एक तो है कि किशोरावस्था से युवावस्था की जो वयः संधि की आयु होती है, तो कुछ कुछ देशों में हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि जहाँ 15 वर्ष माना जा रहा है, 16 वर्ष माना जा रहा है, तो वो वयः संधि अवस्था है, पूरी तरह से वयस्क भी नहीं हुए हैं। तो युवावस्था प्रारंभ होने से पूर्व की आयु को बचपन कहा जाता रहा है। और मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान में 2 से 3 वर्ष से लेकर के 11 से 12 वर्ष की आयु को बचपन माना जाता है। और हम जितने भी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को देखते हैं तो उनके सिद्धांत यही 11 से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों के ऊपर केंद्रित होता है। उनके जो रिसर्च होते हैं वो इन्हीं 11 से 12 आयु वर्ग तक के बच्चों पर होते हैं। जैसे कि आपने जीन पियाजे के सिद्धांत को देखा, तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक चरण की अवस्थाएं हैं, 4 अवस्था उन्होंने बतलाई हैं। तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, फिर 11 से ऊपर 11 से 15 वर्ष तक वो जाते हैं। उसी प्रकार से कोहल वर्ग की अवस्थाएं हैं, नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं, बैगोत्स्की बचपन की अवस्थाओं को बताते हैं। तो उन सभी ने इसी आयु वर्ग तक को ही अध्ययन में अपने शामिल किया है और इसीलिए मनोविज्ञान 11 से 12 वर्ष की आयु तक को ही बचपन मानता है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बचपन की अलग अवधारणा परिभाषित की गई है और इसको हम इस प्रकार से देखेंगे। भारत के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु को बचपन माना गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक की आयु को मानता है, लेकिन हमें हाई से लेकर के नीचे तक आना है। 14 वर्ष अपर एज लिमिट है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, ठीक है। तो 14 वर्ष तक की अवस्था को बचपन मान रहा है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 ये 14 वर्ष से कम आयु को मानता है। बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संधि पत्र क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संधि पत्र कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु के जो भी लोग हैं वो बच्चे हैं। भारतीय खनन अधिनियम कहता है 18 वर्ष से कम आयु का जो भी व्यक्ति है वो बच्चा है। अशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 भी 18 वर्ष से कम आयु को ही बचपन मानता है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि एक बच्चे की आयु, बचपन की आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बचपन को लेकर अलग अलग मत हैं। संविधान का जब निर्माण हुआ था तो मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जिससे 1989 ईस्वी में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा बदल करके 18 वर्ष किया गया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 18 वर्ष से कम आयु को बचपन माना गया है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था और उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई कि बचपन और बच्चे हम किसे मानेंगे। अब आइए शुरू करेंगे हम दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक है हमारा समाजीकरण की समझ, अवधारणा, कारक तथा विविध संदर्भ। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि समाजीकरण की समझ। समाजीकरण क्या है तो इसको समझना बेहद जरूरी है। तो समाजीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? समाजीकरण शब्द जो है वो आपसी व्यवहार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। समाजीकरण का मतलब हो गया कि जब एक बच्चा जन्म लेकर के हमारे समाज में बड़ा होने लगता है तो उसका समाजीकरण स्वतः होते जाता है और उसके समाजीकरण की प्रक्रिया में कुछ कारक होते हैं जो उसके समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उसके समाजीकरण के विभिन्न चरणों को जब हम समझते हैं तो ये देखते हैं कि जब वो छोटा सा बच्चा था तो उसके माता पिता के संपर्क में वो सबसे पहले आया, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आया, फिर जब वो बड़ा हुआ, दौड़ने लगा, खेलने लगा, तो वो अपने पड़ोस के संपर्क में आया। फिर पड़ोस में आने के बाद जब उसकी आयु पढ़ने लिखने की हो गई, वह विद्यालय में गया और विद्यालय में जाने के बाद उसके पास एक व्यापक
परिवेश मिला जहाँ उसकी समाजीकरण और ज़्यादा सुदृढ़ हुई। फिर जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई वो अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने लगा, वो अपने समुदाय में, अपने समाज में जाने लगा, वो अपने समाज के तौर तरीकों को समझने लगा, वो अपने समाज की संस्कृतियों को समझने लगा, विभिन्न प्रकार के नियमों को समझने लगा, विभिन्न प्रकार के मानकों को समझने लगा। समाज ने जो मूल्य स्थापित किए हैं उसकी समझ उसमें आती गई और जैसे जैसे उसकी परिपक्वता आती जाती है उसका समाजीकरण उसी तरह से होते रहता है। और ऐसा नहीं है कि एक आयु के आने के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा समाज से आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा समाज के लोगों के द्वारा आपका इंटरेक्शन होता है, विभिन्न तरह के बदलाव से हम गुजरते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को हम देखते हैं, है ना। तो समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो समाजीकरण शब्द इस प्रकार से आप लिखेंगे, आपसी व्यवहार की प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें बच्चा अपने समुदाय में पैदा होकर उसके अनुसार श्रद्धा, गुण, दृष्टिकोण और आदतों को धारण करता है। समुदाय के दृष्टिकोण से समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है और फलती फूलती रहती है। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम इसी प्रकार से अपने सामाजिक मूल्यों को, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, अपने परंपराओं को आगे बढ़ाते जाते हैं, हस्तांतरित करते जाते हैं। तो समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और बच्चे के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वह सामाजिक प्रवृत्तियों से अनभिज्ञ होता है ना। मान लिया जाए कि किसी बच्चे को जन्म के बाद ही समाज से दूर हटा करके रखा जाए तो क्या उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया होगी? क्या वो एक सामाजिक प्राणी बन पाएगा? आपने एक स्टोरी सुनी होगी मोगली की, और इसके ऊपर, मोगली के ऊपर तो एक सीरीज ही चला सीरियल का और सभी बच्चे ने इसे देखा है। तो मोगली जो है वो एक छोटा सा बच्चा है, वो बचपन में ही समाज से, मानव समाज से दूर चला जाता है और उसे जंगल के जानवर पालते हैं। और जब जंगल के जानवर उसे पालते हैं तो उसमें जंगल का ही समाजीकरण आ जाता है। वो जंगल के जानवरों की भाषाओं को समझता है, उनकी बोलियों को समझता है, उनकी तरह बोल लेता है, लेकिन वो इंसान की तरह नहीं बोल पाता है। 12 वर्ष की आयु में उसे खोजा गया था, तो खोजा जाने के बाद उसे इंसानों ने जंगल से वापस ले आया, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाया था। उसके अध्ययन के उपरांत ये पता चला कि जब वह जंगल में रहा तो जंगल में रहने के कारण उसे समाज के तौर तरीके बिल्कुल पता नहीं थे, यहाँ तक कि उसमें भाषाई विकास भी नहीं हुआ था। तो ये दर्शाता है कि समाज में रह कर के ही समाजीकरण की प्रक्रिया संभव होती है। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह सामाजिक प्रवृत्तियों से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, अननोन होता है। उसका एक प्राणी से सामाजिक प्राणी में अवतरण समाज के विभिन्न अभिकरणों के साथ उसकी अंतःक्रिया और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले अधिगम से होता है, मतलब लर्निंग से होता है। समाज से विभिन्न तरह से वो अधिगम अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, उसका इंटरेक्शन होता है, पर्यावरण से इंटरेक्शन होता है, समाज के विभिन्न अभिकरणों से इंटरेक्शन होता है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा अपने सांस्कृतिक और सामाजिक अनुकरणों से ही सीखता है। लर्निंग की प्रक्रिया जो है उसके अंदर, वो उसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण होती है। तो वाइगोत्स्की भी इसका समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया एक बच्चे के अंदर होती है। ठीक है, अब समाजीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख विद्वानों के मत को भी समझ लीजिए। और अगर आप इस क्वेश्चन आपका आएगा कि समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, तो आप इतना सारा लिख देंगे और साथ में एक दो मनोवैज्ञानिकों के परिभाषाओं का उल्लेख कर देंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
तो इसमें जेम्स ड्रेबर कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश में समायोजन करता है तथा उस परिवेश का एक मान्य, सहयोगी और क्षमतावान सदस्य बन जाता है। हविंगहर्स्ट और न्यूगार्टेन, इनका कहना है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे अपने समाज के तौर तरीकों को सीखते हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं। हैरी एम जॉनसन का कहना है कि समाजीकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? तो एक अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम मतलब लर्निंग, जो कुछ हम सीखते हैं उसकी एक प्रक्रिया है जो अध्येता मतलब जो अध्ययन करने वाला, जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, जो छात्र है या समाज का जो व्यक्ति है, उसको सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाती है। समाज ने सबको अपनी अपनी भूमिका दी हुई है और सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया से हर किसी को गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम आगे टॉपिक में बढ़ेंगे, समाजीकरण की प्रक्रिया के चरण को समझेंगे। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ चरण होते हैं, इन चरणों को भी समझ लेना है। तो समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस बात की चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर ली है, और प्रत्येक समाज में हर सदस्य को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यद्यपि प्रत्येक समाज में देश, काल, परिस्थिति के अनुसार इसकी गति और स्वरूप में भिन्नता होती है, क्योंकि समाजीकरण को समाज का स्वरूप, संस्कृति, भाषा व अन्य कारक प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से अलग अलग देश में क्या, अपने ही देश में हम देखेंगे तो हमारे ही देश में इतनी विविधता है कि हमें विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही देश में हम देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के कल्चर हैं, विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग हैं। तो ये समाजीकरण हमारे देश में वैविध्यपूर्ण है और हमारे देश की खूबसूरती है कि हम विविधता में एकता को अपनाए हुए हैं। ये हमारे देश की सुंदरता है। तो हम समाजीकरण को समझने के लिए दूसरे देशों की ओर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने ही देश में देख लें तो हमें समाजीकरण को समझने के लिए पर्याप्त साधन मिल जाएंगे। तो समाजीकरण को समाज का स्वरूप, संस्कृति, भाषा व अन्य कारक प्रभावित करते हैं और ये विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है ना। जैसे हम अपने बिहार में, उत्तर भारत में हिंदी भाषा बोल रहे हैं, दक्षिण बिहार में चले जाएंगे तो वहाँ हिंदी भाषा नहीं बोली जाएगी, वहाँ तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। तो भाषाएं बदल जाती हैं, संस्कृति भी बदल जाती है, कल्चर भी डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है। रहन सहन अलग हो जाता है ना, रीति रिवाज अलग हो जाते हैं। तो ये परिस्थिति के अनुसार से निर्भर करता है। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार इसकी गति और स्वरूप में भिन्नता होती है, मतलब अंतर पाया जाता है। मोरलैंड और लेविन नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए, शिक्षाविद हुए। इन्होंने 1982 ईस्वी में समाजीकरण की प्रक्रिया के 5 चरणों की पहचान की जिनके द्वारा ये घटित होती है, और आपके बुक में ये डिटेल से दिया हुआ है और मैंने इसको संक्षेप में यहाँ लिख दिया है। डिटेल्स तो बुक में मिल जाएंगे। तो समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं, हालांकि शॉर्ट टाइम में पूछा जाता है, और शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है इसलिए मैंने इनके डिटेल्स नहीं लिखे हैं। शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है तो आप ये 2 स्लाइड आप लिख देंगे तो आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो समाजीकरण से संदर्भित यहाँ पे मोरलैंड और लेविन का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, और आपको याद भी रखना होगा क्रम से कि इन्होंने जो 5 चरण बताए वो चरण क्या क्या हैं और इन चरणों में होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला चरण इन्होंने बताया इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। जब बच्चा समाज में आता है तो वह समाज को इन्वेस्टिगेट करता है, पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है, विभिन्न चीज़ों से वो, चूँकि हमने पिछले स्लाइड में देखा, इसके पीछे हम लोगों ने चर्चा की कि बच्चे अनभिज्ञ होते हैं, वो कुछ नहीं जान रहे हैं। जब उनका जन्म हुआ तो उनको क्या पता है
कि समाज में क्या है नहीं है, कुछ नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, उनकी वृद्धि होती है, समाज के मूल्यों को समझने लगते हैं, सामाजिक चीज़ों को समझने लगते हैं, अपने माता पिता की पहचान करने लगते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को पहचानने लगते हैं, उनके काम को जानने लगते हैं, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, अन्वेषण की प्रक्रिया होती है सबसे पहले। या अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है आपके समाज में रहने के लिए, समायोजित होने के लिए, तो सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट करेगा, अन्वेषण करेगा कि उसके जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जीवन निर्वहन के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, वो ये समाज दे पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस वो होता है अन्वेषण, और दूसरा होता है समाजीकरण। जब व्यक्ति ने अन्वेषण कर लिया और वह समाज में आ गया, तो अब समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है। बच्चा जब छोटे से बड़ा हुआ, उसने अपने आसपास चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया, अब वो अपने समाज का एक अंग हो जाता है, उसके समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। समुदाय के लोगों से उसका इंटरेक्शन होता है, समुदाय के लोग उसे विभिन्न परंपराओं से परिचित कराते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक रीति रिवाजों से परिचित कराते हैं, विभिन्न मूल्यों से उसका परिचय होता है। तो अब क्या होता है, उसका समाजीकरण होता है। इसके बाद तीसरा होता है अनुरक्षण, जिसको मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस में क्या होता है कि जब कभी व्यक्ति को लगता है कि समाज में उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही, समाज को हर एक व्यक्ति से अपेक्षाएं हैं और व्यक्ति को समाज से अपेक्षाएं हैं, दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो है वो अन्योन्याश्रय रूप से आश्रित हैं। अगर व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता है तो समाज व्यक्ति को बहिष्कृत कर देता है, और अगर समाज व्यक्ति के अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो व्यक्ति समाज को परिष्कृत कर देता है। तो दोनों ही स्थिति में बिलगाव की भावना होती है, अलगाव की भावना होती है। और जब व्यक्ति ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है, परिधि पे पहुंच जाता है, ठीक है, कि अब दो ही चांसेस हैं, या तो व्यक्ति समाज का अंग बन जाएगा या फिर समाज से बाहर चला जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसका पुनः समाजीकरण होता है। अगर ऐसा होता है तो उसका पुनः समाजीकरण होता है। अगर व्यक्ति परिधि पर पहुंच गया तो अब उसके पास उसके साथ दो शर्तें हैं, दो सिचुएशन है ना, दो स्थितियां हैं कर सकते हैं। एक तो ये है कि वो फिर से समाज के साथ समझौता कर ले और वापस आ जाए समाज में, और दूसरी स्थिति होगी कि वो समाज से अलग थलग होकर के समाज छोड़ करके चला जाए। और अगर वो समाज छोड़ करके जाता है तो दूसरे समाज को फिर वह ढूंढता है और वहाँ उसका पुनः समाजीकरण होता है, और फिर से अनुस्मरण होता है, रिमेम्बरेंस होता है। अनुस्मरण में व्यक्ति अपने पिछले सामाजिक गुणों को, पिछले सामाजिक प्रक्रिया को याद रखता है और उसके अनुरूप व्यवहार उसका होता है, उसके अनुरूप उसके आगे के कार्य भी प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से 5 चरण मोरलैंड और लेविन ने बताए। प्रत्येक चरण में व्यक्ति तथा समूह एक दूसरे का आकलन करते हैं, आंकते रहते हैं। व्यक्ति समूह को आंकता है, समूह व्यक्ति को आंकता है। व्यक्ति सोचते रहता है कि क्या हमारा समाज मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और समाज ये आंकता है कि क्या व्यक्ति हमारे मानकों पे खरा उतर रहा है, जो अंततः समाजीकरण के प्रति उनकी वचनबद्धता को बढ़ाता या घटाता है। दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं। और व्यक्ति अगर समाज से संतुष्ट है, समाज व्यक्ति से संतुष्ट है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है काफ़ी सुदृढ़ होगी और समाजीकरण की भावना भी प्रबल होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया के चरण हो गए। अब आइए समझते हैं समाजीकरण के प्रकार। तो समाजीकरण के प्रकार में समझेंगे कि समाजीकरण के मुख्य रूप से 2 प्रकार है। वैसे तो 4-5 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं, और इन्हीं 2 प्रकार को आपको समझना। इन्हीं 2 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, और ना केवल आपके डीएलएड में पूछे जाते हैं बल्कि सीटेट में भी पूछे जाते हैं। जो भी टेट एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ भी समाजीकरण के इन्हीं 2 प्रकारों से सवाल पूछे जाते हैं, एक प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले प्राथमिक समाजीकरण, इसको प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं।
तो प्राथमिक समाजीकरण में जब कोई बच्चा अपने सबसे निकट के संबंधियों के संपर्क में आकर के सीखता है, समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ होती है। तो जब किसी की समाजीकरण की प्रक्रिया किसी की घनिष्ठता में प्रारंभ हो तो उसको प्राथमिक समाजीकरण कहेंगे। अब यहाँ हम एक बच्चे को ही लेकर के चलेंगे, वैसे आप किसी व्यक्ति को भी लेकर के चल सकते हैं जो किसी अन्य समाज से आया है और वो आपके समाज में समायोजित होना चाहता है। तो सबसे निकट में वो किसके साथ आएगा, उसके साथ उसका प्राथमिक समाजीकरण होगा, क्योंकि उसका प्रभाव उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा और वो लाइफ लॉन्ग तक रहेगा, लाइफ लास्टिंग उसका इफेक्ट उसके ऊपर रहेगा। तो प्राथमिक समाजीकरण यह बालकों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है। दिस इज द फाउंडेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, तो फाउंडेशन है, ये आधार सृजित करता है और आधार के ऊपर ही व्यक्ति इमारत खड़ी करता है। तो समाजीकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में माता पिता, परिवार और मित्रों की भूमिका होती है। माता पिता की भूमिका होती है, परिवार की भूमिका होती है और मित्रों की भूमिका होती है। ये तीन जो है वो सबसे उसके क्लोजेस्ट होते हैं किसी भी बच्चे के, ठीक है। तो इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और प्राथमिक अभिकर्ता के रूप में ये उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों तथा अभिवृत्ति, एटीट्यूड का विकास इसी चरण में होता है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझिए कि अगर हम बच्चे को एक अच्छा परिवेश देना चाहते हैं, एक अच्छा वातावरण देना चाहते हैं, तो तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो प्राथमिक समाजीकरण उसका करती है, आधार बनाती हैं। और अगर ये आधार गड़बड़ा गया तो फिर आगे भी उसका बहुत गड़बड़ होगा। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर माता पिता का होता है। तो माता पिता के रूप में अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, चाहे वो किसी भी कारण से हो सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति हो सकती है, उसकी सामाजिक स्थिति हो सकती है, उसकी राजनीतिक स्थिति भी हो सकती है ना, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां निर्भर करती हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि माता पिता के पालन पोषण की जो शैलियाँ होती हैं वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो माता पिता, परिवार और मित्रों की भूमिका प्रमुख होती हैं। शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों तथा अभिवृत्ति का विकास इसी चरण में होता है, ठीक है। अब इसके बाद है द्वितीय या गौण समाजीकरण। इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। अब जब बच्चा बड़ा हुआ, अपने आस पड़ोस से निकल करके विद्यालय में पहुंचा, अपने परिवार से निकल करके अपने पड़ोस में पहुंचा, पड़ोस से विद्यालय में पहुंचा, तो जब अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर के उसका समाजीकरण और बढ़ता है, व्यापक होता है, तो फिर हम उसको द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार के समाजीकरण का विकास विद्यालय, पड़ोस, समुदाय, मीडिया एवं संचार माध्यमों आदि के द्वारा होता है। इनके माध्यम से बच्चों में व्यवहारिकता, सभ्यता एवं सामाजिकता का विकास होता है। तो सवाल पूछे जाते हैं, सीटेट के अंदर सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन देगा विद्यालय, पड़ोस, मीडिया एवं संचार के माध्यम और परिवार। तो यहाँ पे आंसर हमारा परिवार होगा, क्योंकि परिवार प्राथमिक समाजीकरण का भी कारक है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल भी पूछे जाते रहे हैं। अब है समाजीकरण की अवस्थाएं। तो समाजीकरण की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। वैसे कहा जाता है कि समाजीकरण जन्म से ही शुरू हो जाता है। तो जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक हम चलेंगे, बचपन की आयु को ही लेंगे यहाँ पे। वैसे तो जीवन पर्यंत समाजीकरण होते रहता है, लेकिन हमें बचपन की आयु को लेकर के ही चलना है। तो इसमें सबसे पहला स्टेज है शैशव काल का, जिसको इन्फेंसी कहते हैं। और ये 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो होते हैं उनको शैशवावस्था के बच्चे कहते हैं, शैशव काल कहलाता है उनका। उसके बाद है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है, और ये 2 से 6 वर्ष तक की आयु का होता है। इसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है, ये 6 से 12 वर्ष का होता है। और चौथा है किशोरावस्था, जिसको एडोलेसेंस एज कहा जाता है, और ये 12 से 18 वर्ष का होता है। अब इसमें देखिए, शैशव काल में
प्राथमिक समाजीकरण, प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्राथमिक समाजीकरण प्लस द्वितीयक समाजीकरण शुरू हो जाता है, ठीक है। और इनमें ज़्यादा प्रमुख होता है द्वितीयक समाजीकरण, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण की आपने एक माता पिता के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में बच्चों को जो सिखाना था, जो समझाना था, वो आपने सिखा दिया 6 वर्ष तक की आयु में। अब इसके बाद बच्चा घर से बाहर निकलेगा, विद्यालय जाएगा, अपने पड़ोस के लोगों से मिलेगा, उसका इंटरेक्शन शुरू होगा, तो अब यहाँ पे उसका द्वितीयक समाजीकरण शुरू हो जाएगा। तो उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन 2 अवस्थाओं में ज़्यादातर द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया ही हावी रहती है, वो ज़्यादा तेज रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से समाजीकरण की अवस्थाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। जो भी फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें सबसे पहला है पालन पोषण। और पालन पोषण पर जैसा मैंने कहा कि डिटेल से हम लोगों को समझना होगा कि पालन पोषण की किन किन शैलियों को हम लोग अपनाते हैं एक माता पिता के रूप में, और उन शैलियों का क्या प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो इनमें 3 प्रकार की मुख्य शैलियाँ हैं, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे पालन पोषण सबसे पहला फैक्टर है फॉस्टिंग एंड नरिशमेंट। जिस प्रकार का पालन पोषण हम बच्चों को देंगे, बच्चों का विकास उसी प्रकार से होगा, उसका समाजीकरण भी उसी प्रकार से होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है सहानुभूति, सिंपैथी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमें बच्चों को एक सभ्य, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, तो उसके अंदर सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, और सहानुभूति तभी होगी जब हम बच्चों से सहानुभूति रखेंगे। क्लियर। तीसरा है सामाजिक शिक्षण, जिसको सोशल टीचिंग कहते हैं, और सोशल टीचिंग के अंतर्गत बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख फैक्टर है स्कूल एंड टीचर्स। ये 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो सामाजिक शिक्षण को प्रभावित करते हैं, सोशल टीचिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है पुरस्कार एवं दंड, अवार्ड एंड पनिशमेंट। ये दोनों भी समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चे के किए गए कार्यों का हम उसके पुरस्कार या फिर दंड के रूप में आंकते हैं और उसे एट ए टाइम वो दे दिया जाता है, तो उसका दोनों इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और इसके बाद है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो माता पिता या उसके पूर्वजों से, माता पिता या पूर्वजों से जो गुण बच्चों में आते हैं वे वंशानुगत गुण कहलाते हैं, ठीक है। आनुवांशिकी में आपको इसे पढ़ना है। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10 में, आनुवांशिकी चैप्टर में मेंडल का जो प्रयोग था मटर के पौधे के ऊपर, जिसमें उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि मटर के जो पौधे होते हैं वो लंबे होंगे या फिर बौने होंगे, उसके ऊपर उसके पूर्वजों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। किस प्रकार के बीजों का संकरण किया गया है उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे गुण हैं, इसमें कुछ अच्छे गुण भी हैं, कुछ बुरे गुण भी हैं, ठीक है। बुरे गुण का तात्पर्य यहाँ पे है कुछ ऐसी बीमारियाँ जो माता पिता या उनके पूर्वजों के द्वारा बच्चों में आ जाती हैं। तो इन बीमारियों में बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है। कैंसर भी उसी में आता है, कैंसर भी उसी श्रेणी की बीमारी है। हीमोफीलिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो हीमोफीलिया भी एक वंशानुगत बीमारी है, ठीक है। साइटिका भी एक ऐसी बीमारी है जो वंशानुगत बीमारी कहलाती है। तो कुछ ऐसे गुण जो हमें अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त होते हैं वो वंशानुगत गुण कहलाते हैं, और ये समाजीकरण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। अब जैसे क्रोध की भावना है, दया की भावना है ना, तो ये भी वंशानुक्रम के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है परिवार, फैमिली। परिवार भी समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है, और निश्चित रूप से क्योंकि बच्चा जिस परिवार में शामिल है, बच्चा जिस परिवार का है, उस परिवार की क्या स्थिति है उसके अनुसार से बच्चे की सामाजिक स्थिति या तो सुदृढ़ होती है
या फिर कमज़ोर हो जाती है। तो ये सभी महत्वपूर्ण कारक थे समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले। अब आगे बढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, लेकिन तीसरे टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट क्लास की ओर जाएंगे, क्योंकि आज का ये क्लास काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। तो आज के क्लास को हम यहीं एंड करेंगे, फिर इसके आगे के क्लास में हम तीसरे और चौथे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके मन में किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई सवाल होगा तो आप उन सवालों को बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां से आप सवाल जवाब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि आपको समय समय पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।